गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का हमारे गुरुकुल चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको पीएमएसएससी योजना के टॉप एमसीक्यू करवाएंगे दोस्तों। आज का ये सेशन आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है दोस्तों। चलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो तथा शेयर करो, ताकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चों को मिल सके। दोस्तों, आपको पता है आपके एग्ज़ाम 29 सितंबर को होने वाले हैं दोस्तों। तो हम आपके लिए ज़ोरों शोरों से तैयारी कराने के लिए आपके लिए रोज़ाना 4 क्लासें विज्ञान की, सामाजिक विज्ञान की, सामान्य ज्ञान की तथा सामान्य ज्ञान के आपकी 2 क्लासें चलेगी दोस्तों। तो दोस्तों, इसके लिए आप तैयार हैं ना दोस्तों। चलो हम आपको पहला क्वेश्चन करवाते हैं दोस्तों। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो तथा वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करो दोस्तों। चलो दोस्तों, इसी के साथ पहला क्वेश्चन करते हैं हम। तो दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन आ गया हमारा। तो आपको बताना है मौलिक अधिकार का संरक्षण है। मौलिक अधिकार का संरक्षक है दोस्तों। कौन है संरक्षक मौलिक अधिकार का? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो दोस्तों, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा इसमें? तो मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है? तो मौलिक अधिकार है, जो अपने मौलिक अधिकार है, जो हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है, उन मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है दोस्तों, आपको ये पूछा जा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों इसमें? तो दोस्तों बताइए कौन सा होगा इसमें। तो दोस्तों, ए बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों इसमें। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। तो दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। तो दोस्तों, आपको बताना है मूल अधिकार कौन सा नहीं है इनमें से। तो सभा व सम्मेलन की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी संघ बनाने की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी हड़ताल करने की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी इनमें से किस कोई भी नहीं। तो दोस्तों, कौन सा आंसर बिल्कुल राइट होगा आपको बताना है इसमें। मौलिक अधिकार नहीं है हमारा, कोई मूल अधिकार नहीं है दोस्तों, आपको ये पूछ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों? तो दोस्तों, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। हड़ताल करने का अधिकार नहीं दे रखा हमारे अनुच्छेदों में दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन बताना है आपको, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको बताना है भारतीय संविधान को किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो कौन है? ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी संविधान के सभी अनुच्छेद। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों, आपको बताना है। किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना दोस्तों, किस भाग को। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा दोस्तों, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है दोस्तों। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो बच्चों। चलो दोस्तों, आपको अगला क्वेश्चन बताना है कि हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत है। कौन सा अनुच्छेद है जिसमें हमें प्रेस की स्वतंत्रता बताई गई है दोस्तों, मीडिया की स्वतंत्रता। तो दोस्तों, आपको बतानी है इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन ए 19(1) गया, ऑप्शन बी 19(1) का, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19(1) ख, ऑप्शन डी इन सभी में। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों? तो दोस्तों, आपको बताना है स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत दी गई है हमें। तो दोस्तों, इसमें होगा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। आपके लिए हम पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए दोस्तों। इसमें 15 क्वेश्चन तो पॉलिटी के और 15 क्वेश्चन ज्योग्राफी के दोस्तों। चलो, आपको बताना है दोस्तों कौन सा, अनुच्छेद बी, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19(1) का दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन ध्यान में रखना दोस्तों। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। तो दोस्तों, हमारे क्वेश्चन है भारत को एक गणराज्य के रूप में इसलिए जाना जाता है क्योंकि। तो भारत को गणराज्य, लोकतांत्रिक राज्य के रूप में क्यों जाना जाता है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन है राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है इसलिए, उसे 15 अगस्त को स्वतंत्रता मिली थी इसलिए, उसका अपना लिखित संविधान इसलिए, या सभी। तो आपको बताना है कि लोकतांत्रिक राज्य के रूप में क्यों जाना जाता है भारत को, ये क्वेश्चन है दोस्तों अपना। तो बताओ कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों इसमें। ऑप्शन ए
हम राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं इसलिए होता है। या ऑप्शन बी कि हमें स्वतंत्रता 15 अगस्त को मिली थी इसलिए गणराज्य के रूप में जाना जाता है। या ऑप्शन सी उसका अपना एक संविधान लिखित संविधान है दोस्तों इसलिए। या ऑप्शन डी ये सभी। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों? तो दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें, कि प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है दोस्तों। हम यहाँ पर चुनाव प्रक्रिया द्वारा हम अपने अध्यक्ष का चुनाव करते हैं दोस्तों, इसलिए भारत को गणराज्य लोकतांत्रिक राज्य के रूप में जाना जाता है। तो चलो, लोकतांत्रिक का अर्थ दोस्तों जनता द्वारा चुनाव करना होता है। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन बताइए आप। तो अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय में कितने प्रकार की लेख जारी कर सकते हैं? तो दोस्तों क्वेश्चन है, न्यायालय में हम कितने प्रकार के लेख जारी कर सकते हैं मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु? तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो दोस्तों कौन सा आंसर बिल्कुल राइट होगा? 5, 4, 6 और 7। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों इसमें? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। हम 5 प्रकार की रिट, 5 प्रकार के लेख जारी कर सकते हैं मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, भारत के तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत की 3 सेनाएं, जल सेना, जल, थल और वायु, ये 3 प्रकार की सेनाएं होती है भारत में। तो आपको बताने तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है दोस्तों? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी थल सेनापति, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों, आपको बताना है इसमें। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। ऑप्शन ए का ध्यान रखना दोस्तों, सभी सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। सभी सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के निर्णय से ये सभी सेनाओं के सेनाध्यक्ष अपना कार्यकाल करते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। राष्ट्रपति के पद के आकस्मिक रिक्त हो जाने के बाद अधिकतम कितने समय तक नया निर्वाचन हो जाना चाहिए? तो दोस्तों आपको बताना है कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। राष्ट्रपति के पद के आकस्मिक रिक्त हो जाने के बाद अधिकतम कितने समय तक नया निर्वाचन हो जाना चाहिए दोस्तों? तो कौन सा ऑप्शन होगा बिल्कुल दोस्तों इसमें बताइए। ऑप्शन है संसद द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर, 6 माह के भीतर, 1 वर्ष तक, या 2 माह तक। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? यदि राष्ट्रपति का पद अकस्मात रिक्त हो जाता है, अचानक रिक्त हो जाता है, तो कितने समय के भीतर नया निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन दोबारा हो जाना चाहिए दोस्तों, ये बता रहे हैं हमें। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा इसमें। 6 महीने के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए दोस्तों। यदि राष्ट्रपति का आकस्मिक रिक्त हो जाता है पद, तो 6 माह के भीतर नया राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाना चाहिए दोस्तों। इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो व लाइक करो, ताकि इसका लाभ सभी बच्चों को मिल सके। आपके एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं दोस्तों, आपको ज़ोरों शोरों से तैयारी करने के लिए हमारे चैनल आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहा है दोस्तों। चलो दोस्तों, आप बताइए, अगला क्वेश्चन आ गया हमारा। यदि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों के पद ही रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति का कर्तव्य का निर्वहन कौन करेगा? दोस्तों ये बात कह रहा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद ही रिक्त हो जाए दोस्तों, तो उस समय राष्ट्र का निर्वहन कौन करेगा? राष्ट्रपति के कर्तव्य होते हैं जो उनका निर्वहन कौन करेगा दोस्तों? तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? ऑप्शन ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों? यदि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन कौन करेगा? तो उसका ऑप्शन होगा बिल्कुल ए बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। ए बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। यदि केवल राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उसका कर्तव्य का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेगा। यदि दोनों का पद रिक्त हो जाए तो उनके कर्तव्य का निर्वहन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश करेंगे दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। तो अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ है दोस्तों, राष्ट्रपति की अनुमति हेतु भेजे गए किसी विधेयक पर राष्ट्रपति कब तक अपनी अनुमति के लिए बाध्य है? तो यदि हम कोई विधेयक है जो राष्ट्रपति के पास भेज रहे हैं तो राष्ट्रपति उसे कब तक अपने पास रख सकता है दोस्तों, ये बताना है इसमें कि हमारे पास
यदि लोकसभा या राज्यसभा से कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाए तो राष्ट्रपति उसे कब तक अपने पास रख सकता है? तो ऑप्शन ए 1 माह तक, ऑप्शन बी 2 माह तक, ऑप्शन सी संविधान में कोई समय निश्चित नहीं है, ऑप्शन डी 14 दिन तक। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों? आपको बताना इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा, संविधान में इसका कोई समय निश्चित नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों संविधान में इसका कोई समय निश्चित नहीं है, इस बात का ध्यान रखना बच्चों। चलो बच्चों इसी के साथ अगले क्वेश्चन करते हैं हम। तो आपको बताना है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पूछ रहे हैं दोस्तों आपको, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों इसमें? तो दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा इसमें? तो दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? सर जवाहरलाल नेहरू। इस बात का ध्यान रखना बच्चों, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। तो दोस्तों आपको बताना है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? ये इसका उत्तर बताना है आपको। ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी राधा कृष्ण, ऑप्शन डी देवीलाल। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों? आपको बताना है स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो ऑप्शन बताइए दोस्तों कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? आपको ये बताना है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना बच्चों, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगी। ये क्लास आपके लिए पीएम यशस्वी योजना के लिए चलाई गई है दोस्तों। ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है दोस्तों। तो आप पूरे सेशन को ध्यान से देखिए तथा जो क्वेश्चन आपको नहीं आते, जिनके उत्तर आपको नहीं आते, उन उत्तरों को आप नोट कर लीजिए दोस्तों। आप पेन व कॉपी साथ लेके बैठे दोस्तों, और जिनके उत्तर आपको नहीं आते उनको आप नोट कर लीजिए। आप पेन कॉपी साथ लेके बैठेंगे तो आप यदि इनके उत्तर लिखेंगे तो ही आपको ये क्वेश्चन याद होंगे दोस्तों, ऐसे याद नहीं होंगे दोस्तों। चलो दोस्तों, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों? तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों? आपको बताना है योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो कौन होते हैं योजना आयोग के अध्यक्ष दोस्तों? आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? नरेंद्र मोदी वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। इस बात का भी ध्यान रखना दोस्तों। तो दोस्तों नरेंद्र मोदी वर्तमान में इसके अध्यक्ष है दोस्तों। चलो दोस्तों, और इस बात का भी ध्यान रखना, योजना आयोग का नाम बदल के अब कौन सा आयोग कर दिया गया है? नीति आयोग कर दिया गया है दोस्तों। कौन सा? नीति आयोग। इस बात का भी ध्यान रखना दोस्तों, योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना। आपके क्वेश्चन पूछ सकता है कि योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग किसने किया? तो किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तो दोस्तों क्या आपको ध्यान रखना है, हर प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। चलो इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों आपको बताना है जो संसद की बैठकें होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है, भारत का प्रधानमंत्री करता है, या राज्यसभा के सभापति करते हैं? तो जो संसद की बैठकें होती है दोस्तों उनकी अध्यक्षता कौन करता है? तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। तो ऑप्शन ए लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन बी भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राज्यसभा का सभापति। तो चारों में से कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। संसद की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है दोस्तों। आपको बताना है राज्यसभा का सभापति कौन होता है दोस्तों। मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का सभापति होता है दोस्तों उप राष्ट्रपति। इस बात का भी ध्यान रखना दोस्तों, उप राष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है दोस्तों।
इस बात का आप ध्यान रखना दोस्तों। उपराष्ट्रपति। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। तो आपको बताना है किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कब प्रमाणित किया जाता है, किसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है। तो आपको बताएं किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है। तो कोई भी विधेयक धन विधेयक है, इसका प्रमाण कौन देता है आपको। तो वित्त मंत्री देता है, राष्ट्रपति देता है, लोकसभा का अध्यक्ष देता है, राज्यसभा का उपसभापति देता है। तो बताइए दोस्तों कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसको प्रमाणित कौन करता है दोस्तों। तो कौन करता है दोस्तों। ऑप्शन ए वित्त मंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी राज्यसभा का उपसभापति। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा इसमें आपको बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। लोकसभा का अध्यक्ष ये प्रमाणित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। तो दोस्तों इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का सभापति अपने में से किसी एक को चुना जाता है, इस बात का ध्यान रखना। और दोस्तों राज्यसभा का उपसभापति अपने में से किसी एक को चुना जाता है और राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, थोड़ी गलती हो गई थी मुझसे, तो आपको ध्यान रखना है कि राज्यसभा का उपसभापति अपने में से ही किसी को चुना जाता है दोस्तों चलो इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। तो दोस्तों आपको बताना है, सॉरी दोस्तों कुछ मिस्टेक हो गई। तो अगले क्वेश्चन को बताइए दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किससे देता है। तो दोस्तों आपको बताएं भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किससे देता है। तो स्वयं को, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश को। तो किसको देता है भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र। तो दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। इसमें भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, उपराष्ट्रपति को देता है दोस्तों। और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है दोस्तों, राष्ट्रपति को देता है, इस बात का ध्यान रखना। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश का निर्वाचन भी किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। चलो दोस्तों इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। यदि दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये पहुंच सके दोस्तों, आप इस बात का ध्यान रखना। संसद की वह समिति जो धन खर्च हो जाने के बाद उसकी जांच करती है। तो दोस्तों आपको बताना है संसद की वह समिति जो धन खर्च हो जाने के बाद उसकी जांच करती है। तो कौन सा ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट दोस्तों, आपको बताना है संसद की वह कौन सी समिति है जो धन खर्च हो जाने के बाद उसकी जांच करती है दोस्तों। ऑप्शन ए सरकारी उपक्रम समिति, ऑप्शन बी लोक लेखा समिति, ऑप्शन सी प्रकालन समिति, ऑप्शन डी संसद की संयुक्त समिति। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों इसमें। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों, आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों ये हमारा नया चैनल है, हमने अभी अभी अपनी क्लासेस शुरू की है, आप सभी को हम अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी या हमें हमारी वीडियो में कुछ कमी दिख रही है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए कि सर आपकी वीडियो में ये कमी है, हम उस कमी को दूर करते हुए आपकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। तो बच्चों ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति संसद की वह समिति होती है जो धन खर्च होने के बाद उसकी जांच करती है, किस संसद में, लोकसभा में या भारत के विकास में कितना धन खर्च हुआ, इसका सभी का लेखा जोखा लोक लेखा समिति द्वारा किया जाता है दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखना। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। तो दोस्तों अब आप मुझे आगे ज्योग्राफी के, तो दोस्तों अपने ज्योग्राफी के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, आपको बताना है कौन कौन से उत्तर बिल्कुल राइट हो गए दोस्तों। तो हमारी ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन आपके ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आने वाले दोस्तों, हम आपको आपके लेवल के अकॉर्डिंग ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों। ज़्यादा कठिन क्वेश्चन कराने से आपको कोई लाभ नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ये पीएमएसएसवाई योजना की पहली परीक्षा होगी दोस्तों। तो आपको आपकी सीमाओं के, आपके दायरों को ध्यान रखते हुए आपका पेपर आएगा दोस्तों। तो आपके ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ जाएंगे या ज़्यादा कठिन पेपर नहीं बनेगा दोस्तों।
तो आपको इस बात का टेंशन नहीं लेना है कि हमारे के पेपर कठिन बनेगा, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो दोस्तों आप हमारी चैनल से तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा दोस्तों। हम आपके लिए दिन रात मेहनत करके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सर्च करते हैं तथा आपको उसको प्रोवाइड कराते हैं दोस्तों। तो आपको बताना है कि इसमें अगला क्वेश्चन आ गया हमारा, तो पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग स्थल मंडल के रूप में विद्यमान है। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्या बोल रहे हैं वो, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग स्थल मंडल, स्थल मंडल के लिए कितना प्रतिशत भाग है। ऑप्शन है 70%, ऑप्शन बी 71%, ऑप्शन सी 29%, ऑप्शन डी 61%। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो दोस्तों देखो 29%, 29% दोस्तों, इसमें 29% बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। दोस्तों रुको कुछ मिस्टेक आ गई है, तो इनमें से बताइए दोस्तों कौन सा होगा बिल्कुल राइट, 29%। यदि आपको हमारा सेशन बढ़िया लगा तो हमारे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों, ताकि इसका लाभ सभी बच्चों को पहुँच सके दोस्तों। चलो दोस्तों 29% इसमें ऑप्शन होगा। 71% कौन सा है, जल मंडल है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, जल मंडल। तो दोस्तों आपको ये भी बताना है कि कितने परसेंट पृथ्वी पर कितने परसेंट जल है जो पीने योग्य है दोस्तों। आपको ये कमेंट में बताना है दोस्तों, पृथ्वी पे कितना परसेंट जल है जो पीने योग्य है दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन आ गया कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो आपको बताना है कि विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ऑप्शन है एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा इसमें कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो दोस्तों इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। तो आपको बताना है एशिया व अफ्रीका महाद्वीपों को कौन सी नहर जोड़ती है। तो दोस्तों आपको बताना है कि एशिया व अफ्रीका महाद्वीप है, उन दोनों महाद्वीपों को कौन सी नहर द्वारा जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन ए पनामा नहर, ऑप्शन बी स्वेज नहर, ऑप्शन सी कील नहर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों आपको बताना है कि एशिया व अफ्रीका को कौन सी नहर आपस में जोड़ती है। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। तो दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। स्वेज नहर द्वारा एशिया व अफ्रीका दोनों महाद्वीपों को जोड़ा जाता है दोस्तों। चलो दोस्तों इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। तो आपको बताना है माउंट एवरेस्ट पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है। तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे बड़े माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई पूछी जा रही है दोस्तों, तो कौन सी होगी दोस्तों, 8,848 मीटर दोस्तों, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी 8,948 मीटर, ऑप्शन सी 6,544 मीटर, ऑप्शन डी 1,400 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, माउंट एवरेस्ट पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। दोस्तों ये क्वेश्चन तो मक्खन है दोस्तों, मक्खन। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। यदि आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते तो आपकी तैयारी बढ़िया नहीं है दोस्तों, आपको पढ़ने की ज़रूरत है। तो दोस्तों इसका तो आंसर आपको आता ही होगा, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा, 8,848 मीटर। तो ये कहाँ पर है माउंट एवरेस्ट दोस्तों। तो दोस्तों आपको बताना माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है। तो आपको बताना माउंट एवरेस्ट नेपाल में है दोस्तों। कहाँ पर, नेपाल। ये आपको ये इस बात का ध्यान रखना है, ये भारत में नहीं है दोस्तों, नेपाल में, नेपाल में है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। चलो दोस्तों इसी के साथ अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक नॉलेज और दे देता हूँ मैं। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, नेपाल में, इस बात का ध्यान रखना। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, आपको बताना है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आपको इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अगले सेशन में मैं आपको बता दूंगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दोस्तों इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। तो पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग पर जल पाया जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है पृथ्वी पर कितने परसेंटेज भाग पर जल पाया जाता है। तो दोस्तों अभी मैंने बताया था कि पृथ्वी के कितने परसेंट भाग पर स्थल पाया जाता है। तो आपको तब बताया था कि कितने भाग पर जल पाया जाता है। तो आपको इन चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट लग रहा है दोस्तों। ऑप्शन ए 71%, ऑप्शन बी 67%, ऑप्शन सी
40%, ऑप्शन डी 85%। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों? दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी है तो आपके लिए, आपको लगा है कि आपको इस वीडियो से कुछ लाभ मिला है, तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। चलो दोस्तों, हम आपके लिए चल रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। तो दोस्तों इस क्रम के तहत हमने आपको ये वीडियो प्रोवाइड कराई है। आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ हो सके दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। 71% भाग पर जल पाया जाता है दोस्तों। चलो दोस्तों इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों आपको अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा व सबसे प्राचीन महासागर कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों आपको बताना है बच्चों कि सबसे बड़ा व सबसे प्राचीन महासागर कौन सा है। हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों? सबसे बड़ा व सबसे प्राचीन महासागर कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। सबसे बड़ा व सबसे प्राचीन कौन सा है? प्रशांत महासागर। इसी के साथ आपको बताना है दोस्तों सबसे गहरा भी कौन सा है दोस्तों? सबसे गहरा भी प्रशांत महासागर ही है दोस्तों। चलो दोस्तों इसी के साथ अगला क्वेश्चन में चलते हैं। तो बताओ बच्चों, विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपको बताना है सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? सॉरी बच्चों, विश्व की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है आपको बताना है। ऑप्शन ए अमेजन, ऑप्शन बी नील नदी, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी सतलज। तो कौन सा होगा दोस्तों? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। नील नदी लंबी नदी है सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। भारत की सबसे लंबी नदी पूछ ले तो वो गंगा नदी होगी। किसकी? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी दोस्तों? गंगा नदी होगी दोस्तों। अमेजन सबसे चौड़ी नदी है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, अमेजन सबसे चौड़ी नदी है दोस्तों। चलो दोस्तों इसी के साथ हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। तो मौसमी घटनाएं किस परत में होती है दोस्तों? तो दोस्तों आपको पता है हमारे वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है दोस्तों। तो आपको बताना है उन 5 भागों में से कौन से भाग में मौसमी घटनाएं होती है, मौसम संबंधी घटनाएं कौन से भाग में होती है दोस्तों। तो आपको बताना है मौसम संबंधी घटनाएं कौन से भाग में होती है। तो पहले में सप्ताह मंडल, ऑप्शन बी सौर मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल, ऑप्शन डी ओजोन मंडल। तो दोस्तों आपको बताना है कौन सा होगा इसमें ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो आपको इन चारों में से बताना है कि कौन से मंडल में मौसमी घटनाएं होती है दोस्तों। तो आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट लग रहा है दोस्तों? तो दोस्तों ऑप्शन बी, सौर मंडल में कौन सी मौसमी घटनाएं होती है दोस्तों? सौर मंडल में मौसमी घटनाएं होती है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। तो दोस्तों आपको एक बात और पूछूं मैं, तो आपको बताना है कि ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है दोस्तों? ओजोन परत होती है जो कि सूर्य से परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करती हैं। तो आपको बताना है कि ओजोन परत कौन से मंडल में पाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों समताप मंडल में कौन सी परत पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल, जिसे O3 के नाम से भी लिखा जाता है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है जो कि परावैंगनिक किरणों से, सूर्य की परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करती है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। इसी के साथ आपको बताना है कि कौन से महाद्वीप में या कौन से देश में ओजोन परत में छिद्र हो गया है दोस्तों। एक महाद्वीप ऐसा भी है जहाँ पर ओजोन परत में छिद्र हो गया है दोस्तों। तो कौन सा है वो? अंटार्कटिक दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, अंटार्कटिक में ओजोन परत में क्या हो गया दोस्तों? छिद्र हो गया दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बताओ बच्चों, किस नदी का जल प्रवाह क्षेत्र सर्वाधिक है? तो दोस्तों इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सी नदी है जिसका जल प्रवाह क्षेत्र सर्वाधिक है। ऑप्शन ए दोस्तों, पहला ऑप्शन में थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक दी गई है, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी आएगा, तो आपको ध्यान रखना है ब्रह्मपुत्र नदी है, वहाँ पर ब्रह्मपुत्र नहीं, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी गंगा। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों? इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों?
किस नदी का जल प्रवाह क्षेत्र सर्वाधिक है? तो दोस्तों सबसे सर्वाधिक जल प्रवाह क्षेत्र कौन सी नदी करती है? गंगा नदी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक जल प्रवाह क्षेत्र किसका है? चंबल का। इस बात का भी ध्यान रखना दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। यही पे यमुना की बात करें तो यमुना आपको बताना है कि यमुना के निकट कौन सा शहर बसा हुआ है दोस्तों। यमुना के निकट कौन सा शहर बसा हुआ है दोस्तों? तो दिल्ली किसके निकट? दिल्ली यमुना के निकट बसा हुआ है दोस्तों। इस बात का भी ध्यान रखना, दिल्ली यमुना के निकट बसा हुआ है। ये क्वेश्चन अभी करंट का भी बन गया है दोस्तों। आप सभी को पता चल गया होगा कि यमुना नदी में बाढ़ आने के कारण दिल्ली में अभी दिल्ली थोड़े दिनों पहले जलमग्न था दोस्तों, आपको पता है। चलो दोस्तों इसके साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप नहीं पूछा दोस्तों, आपको बताना है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा। तो ऑप्शन ए ग्रीनलैंड, ऑप्शन बी बोनिया, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी माजुली। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों? इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन होगा दोस्तों ए ग्रीनलैंड, बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। यदि दोस्तों आपको ये हमारा सेशन बढ़िया लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करो ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ हो सके। दोस्तों ये हमारी पहली पहल है, इसलिए हम हमारे से कोई भी त्रुटि हो या हमारे बोलने में कुछ मिस्टेक हो रही हो तो आप उसको इग्नोर करें तथा उसको आप हमें बताएं कि हमारे में क्या त्रुटि है, क्या गलती कर रहे हैं हम। तो हम आपको आपके जो डाउट्स हैं, जो आप चाहते हैं कि हमें ऐसा बोलना चाहिए, तो आप उसको हमें कमेंट बॉक्स में बता देना कि कैसी बात करनी है दोस्तों। चलो दोस्तों ये हमारा पहला ही सेशन है दोस्तों, हमारा पहला ही यूट्यूब चैनल बनाया गया है स्टडी के लिए। तो आपके लिए आपके लिए हम किताबों में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा में पहले आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चनों को देखकर, उन सभी क्वेश्चनों को जानकर, उन सभी क्वेश्चनों के बारे में पता लगाकर तथा ये कितनी बार आ गया, ये कितनी बार रिपीट हो सकता है। हमारे पास एक अनुभवी टीम है जो पहले भी टीचर रह चुकी है। तो दोस्तों उन सभी से बात करके हमने आपके लिए यशस्वी योजना के लिए या आपके लिए ये चैनल बनाया है। तो आपको इस चैनल को फुल सपोर्ट करो दोस्तों। चलो दोस्तों इसके साथ आपको अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अल नीनो की धारा किस महासागर में चलती है? तो दोस्तों आपको बताना है अल नीनो की धारा किस महासागर में चलती है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि महासागरों में धाराएं बहती रहती है दोस्तों, आपको इस बात का पता होगा कि महासागरों में धारा बहती रहती है दोस्तों। तो आपको इसमें से एक धारा है अल नीनो की धारा। तो अल नीनो की धारा किस महासागर में चलती है, आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी इन सभी महासागरों में अल नीनो की धाराएं बहती है। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों, आपको बताना है। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा जिसमें अल नीनो की धारा बहती है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, प्रशांत महासागर में अल नीनो की धारा बहती है दोस्तों। चलो दोस्तों इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन करते हैं। आपके लिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख के लाए दोस्तों। आप यहाँ से तैयारी करते हो तो आपको और अदर क्वेश्चन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की वह कौन सी नदी है? तो दोस्तों भारत की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को दो भागों में बांटती है? तो भारत की वह कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को दो भागों में बांटती है? दोस्तों भारत की वह कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है? ये क्वेश्चन है, दो भागों में बांटती नहीं है दोस्तों, दो भागों में दो बार काटती है। भारत की वह कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है? तो ऑप्शन ए माही नदी, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी बनास, ऑप्शन डी गंगा। तो इन चारों नदियों में से कौन सी नदी है जो भारत कर्क रेखा को दो बार काटती है? तो ऑप्शन कौन सा बिल्कुल राइट होगा दोस्तों आपको? तो दोस्तों माही नदी जो कि राजस्थान से होकर गुजरती है, ये राजस्थान में कर्क रेखा को दो बार काटती है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। माही नदी कर्क रेखा को राजस्थान में दो बार काटती है दोस्तों। चलो दोस्तों इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों आप ये भी बता दो कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों, आपको ये पता होगा। आप
कि यदि ये बढ़िया तैयारी है तो दोस्तों आपको ये भी पता होगा कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों 8 राज्यों से गुजरती है। तो आपको इन राज्यों के नाम भी ध्यान रखना है दोस्तों। आपको 4 ऑप्शन देके ये पूछा जा सकता है कि कौन कर्क रेखा कौन से राज्य से नहीं गुजरती। तो आपको इन राज्यों के नाम भी याद रखने हैं। तो दोस्तों अब मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से राज्य हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल, गुजरात दोस्तों, मिजोरम और त्रिपुरा। तो ये 8 राज्य है दोस्तों। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात। तो दोस्तों इन राज्यों का ध्यान रखना आप, ये राज्य है। चलो दोस्तों इसके साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। तो दोस्तों आपको बताना है ग्रीन हाउस गैसें, किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन ये है हमारा। तो किस ग्रीन हाउस गैस के रूप में किसे जाना जाता है। तो बताइए दोस्तों कि कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस है दोस्तों। इन चारों गैसों में से आपको बताना है कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो दोस्तों यहाँ पर 2 ऑप्शन एक जैसे आइए दोस्तों। आपको इनमें से एक को नन कर लेना है दोस्तों। इसको काट लीजिए दोस्तों, यहाँ पर आप नन कर लीजिए दोस्तों। तो इनमें से कौन सा होगा, CO2, O2, N2 या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। इन चारों गैसों में से कौन सा होगा जो ग्रीन हाउस गैस है दोस्तों। तो ऑप्शन इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों। चलो यदि आपको हमारा सेशन अच्छा लगा तो हमारे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आ गया, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर किस क्रिया द्वारा पहुँचता है। तो दोस्तों आपको बताना है सूर्य का प्रकाश, जो पृथ्वी पे सूर्य का प्रकाश होता है वो किस क्रिया द्वारा पहुँचता है। विकिरणों के द्वारा पहुँचता है, संवहन के द्वारा, संचालन के द्वारा या इन सभी क्रियाओं के द्वारा। तो कौन सी क्रिया के द्वारा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचता है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। तो दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर विकिरणों के द्वारा पहुंचता है दोस्तों। चलो दोस्तों इसी के साथ हम अपना सेशन समाप्त करते हैं। हमारी सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ये क्वेश्चन आपके लिए PM-SSC योजना के पेपर में बहुत बहुत उपयोगी होगी दोस्तों। आप इन क्वेश्चनों को या तो नोट कर लीजिए, यदि नोट नहीं करते तो आप इन क्वेश्चनों का रिविजन करते रहना दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। चलो दोस्तों इस साथ हम अपना सेशन समाप्त करते हैं। आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें दोस्तों, लाइक एंड शेयर करें दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें दोस्तों। चलो दोस्तों इसी के साथ हम अपना सेशन समाप्त करते हैं। जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद दोस्तों। चलो बच्चों।